हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपना वीकली शेड्यूल भी शेयर करना चाहूंगा। हमारे दिन की शुरुआत जो है वो डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन के साथ शुरू होती है और लास्ट में आपको पता है कि जेओई और एसआई के एग्जाम को लेकर हम जो है सेशन कंडक्ट करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिटी से रिलेटेड है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब देखिए, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, संविधान में बदलाव। तो कौन से संविधान ने एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्वेशन थी, एक तरह से उनके लिए जो सीट्स अवेलेबल होती थी नॉमिनेट करके, उसको खत्म किया लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंग्लो इंडियंस कौन है। तो बहुत से ब्रिटिशर्स ने, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया के ऊपर, तो बहुत से ब्रिटिशर्स ने इंडियन वुमेन से मैरिज की थी। उनके बच्चों को एंग्लो इंडियंस कहा जाता था। तो इनके लिए आपको बता दूं कि हमारे संविधान में अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान था। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, जैसे अगर हम समझे तो जो हमारे पास लोकसभा है, लेट्स से अगर हम बात करें इन केस ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा में हमारे पास आपको बता दूं कि जो दो सीट्स थी वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व हुआ करती थी। दो सीट्स जो थी एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व हुआ करती थी। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करते थे दो एंग्लो इंडियंस को एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। राज्यसभा में तो आपको पता है कि 12 मेंबर्स की नॉमिनेशन होती है, ठीक है। लेकिन अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। कैसे? बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हियर, ठीक है। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए, इन जनवरी 2020 एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वर अबॉलिश्ड। और इसके लिए कौन सी अमेंडमेंट हुई? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी तक संविधान में 105 अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये भी आप याद रखेंगे। संविधान में टोटल 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो हुई हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ऑर्डिनेंस, हाँ जी, कानून की तरह ही काम करता है, लेकिन एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और बेटर टू से एज पर आर्टिकल नंबर 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब जारी कर सकते हैं? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। और यहां पर आपको बात याद रखनी है कि अगर प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है तो जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं आएगा तब तक तो वो काम करेगा ही करेगा। हो सकता है 6 महीने का डिफरेंस हो दो पार्लियामेंट के कंजेक्टिव सेशन में, मैक्सिमम इतना ही गैप हो सकता है। जब पार्लियामेंट का सेशन फिर से शुरू होगा तो 6 वीक के लिए तो एटलीस्ट वैलिड होगा ही होगा, अगर पार्लियामेंट उसको पास नहीं करती। तो अगर आप इन दोनों को क्लब करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहां पर मैक्सिमम ऑडियंस की लाइफ कितनी हो सकती है? 7.5 मंथ्स। कितनी हो सकती है? 7.5 मंथ्स। तो करेक्ट आंसर मेरे पास क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। सो प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस विच when one house of the parliament is not in session, maximum validity ordinance की कितनी होगी? 6 months plus 6 week। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अमेंडमेंट बिल के बारे में बात की जा रही है जिससे कहा गया कि बिहार में ट्राइबल वेलफेयर ऑफ मिनिस्टर रखने की ऑब्लिगेशन, मतलब की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो जरूरी नहीं है कि वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर रखें। ट्राइबल मतलब आप समझते हैं, ठीक है। हमारे पास जो जनजाति हमारे पास होती हैं, ठीक है, उनके लिए एक वेलफेयर मिनिस्टर। तो यहां पर आपको याद रखना है, देखिए इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर जो मेरे पास बन जाता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे पास क्या हुआ कि ये जो हमारे पास ऑब्लिगेशन थी खत्म की गई। लेकिन अभी भी आपको याद रखना है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, एज पर द आर्टिकल नंबर 164, इनको अपने यहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर रखने की ऑब्लिगेशन अभी भी है, ठीक है। 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2006 में, जिसने बिहार को इस ऑब्लिगेशन से बाहर कर दिया था, ठीक है, कि बिहार के लिए ये मैंडेटरी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, इंफीरियर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया। इंफीरियर कोर्ट में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के नीचे तो सारी कोर्ट ही इंफीरियर है। अगर हाई कोर्ट है तो उसके नीचे फिर अलग से इंफीरियर कोर्ट की लिस्ट बनेगी। तो उसके डिसीजन को अगर खारिज करना हो, क्वैश करना हो, तो हमारे पास कौन से रिट का यूज किया जाता है? मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी और नन ऑफ देम। सो देखिए, जो सर्चुरारी रिट है वो क्यूरेटिव रिट है। क्यूरेटिव का मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्योर से रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड। इलाज कब करते हैं? जब बीमारी होती है। सो इट्स अ क्यूरेटिव इन नेचर। सो सोर्शरारी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
जब हमारे पास किसी लाइक सुप्रीम कोर्ट को, अगर हाई कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का डिसीजन क्वेश करना है तो वो सर्चरारी रिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास वो रिट है, वन ऑफ द 5 रिट जो आर्टिकल नंबर 32 में हमारे पास अवेलेबल है। आर्टिकल नंबर 32 में 5 तरह की रिट्स जो है वो अवेलेबल की गई हैं, ठीक है, जिनको हमारे पास हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था बाय द नन अदर देन ग्रेट डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंडर विच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल was given power to discuss the budget in the British Indian Parliament। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझने वाला है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे पास पहले बजट डिस्कस नहीं होता था, बजट आया तो उसमें कोई बातचीत नहीं होगी किसको कितना पैसा मिल रहा है क्या नहीं, लेकिन किस एक्ट ने बात कही कि बजट के ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के तहत आपको याद रखना होगा कि ये हमारे पास ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज किया था और यहाँ पर क्वेश्चन जो थे वो बजट के ऊपर पूछे जा सकते थे, ठीक है। तो जेम्स विल्सन हमारे पास वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के समय में बजट प्रेजेंट किया था, ठीक है। सो डू रिमेंबर दैट थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट वैसे तो नॉर्मली प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन यहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात की जा रही है कि हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, जब तक परमानेंट चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट नहीं होती हाई कोर्ट में, एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, गवर्नर। तो करेक्ट आंसर यहां पर देखो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, प्रेसिडेंट ही करेक्ट आंसर है। एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ठीक है। चाहे वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्यों ना हो। भारत में राइट नाउ 25 हाई कोर्ट्स हैं। आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। बात समझ आई या नहीं आई? जब भी हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट करना होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ कंसल्ट जो है वो किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे, आर्टिकल भी हो सके तो याद रखिएगा। ओके, 4S सर्विसेज वाज एस्टैब्लिश एज थर्ड ऑल इंडिया सर्विस, कौन से ईयर में हुई? अब देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन कौन सी? एक तो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विस IPS, तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो यही क्वेश्चन पूछा रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को कौन से ईयर में एज अ ऑल इंडिया सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया? तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, सॉरी, करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1966। 1966 में क्या होता है कि हमारे पास इस सर्विस को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है अंडर द ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951, ठीक है। याद रखिएगा, एक्ट यहां पर याद रखना बहुत जरूरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके थ्रू इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था एज ऑल इंडिया सर्विसेज, ओके। सो इसके लिए अलग से UPSC एग्जाम कंडक्ट करता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैक्सिमम टर्म ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और अदर विजिलेंस कमिश्नर। अब बहुत से बच्चों को शायद ये ना पता हो कि विजिलेंस कमिश्नर का काम क्या होता है। इसका काम होता है कि करप्शन को रोकना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच, मतलब कि कोई अगर केंद्र सरकार का कर्मचारी रिश्वत ले रहा है तो उसको रोकने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की रहती है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट को आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो टेन्योर है, कार्यकाल, वो 5 साल या 65 साल की उम्र तक होता है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक्सेप्शन है। करेक्ट आंसर बच्चे यहां पर है ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना चाहूंगा करेक्ट आंसर जो यहां पर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर जो सिस्टम रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है 4 साल या 65 साल की उम्र तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, दोनों में से जो भी पहले खत्म हो जाए। मान लीजिए किसी को अपॉइंट किया गया 60 की एज में, मान लीजिए एग्जांपल ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए किसी को अपॉइंट किया गया एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, तो वो हमारे पास रिटायर कब हो जाएंगे? 64 साल की उम्र में, ठीक है, 64 ईयर्स की एज में वो रिटायर हो जाएंगे। अगर किसी को अपॉइंट किया गया लेट से, ध्यान सुनिएगा, 63 ईयर्स की एज में,
तो वो रिटायर कब हो जाएंगे? पहले क्या चीज़ हो रही है, 65 ईयर हो रहे हैं, तो वो 2 साल में ही रिटायर हो जाएंगे, 65 ईयर की एज में रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की जो पोस्ट थी वो 1964 में क्रिएट की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय के संतनम। ठीक है, के संतनम, इन्होंने एडवाइस की थी कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, तो इनके कहने पर हमारे पास ये विजिलेंस कमिश्नर का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशन 1983। यूनियन स्टेट रिलेशन को हमारे पास मैनेज करने के लिए कौन सा कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया था? सरकारिया कमीशन, दत्त कमीशन, स्टेलवेट कमीशन या राजा मनार कमीशन? तो देखो, सेंटर स्टेट के रिलेशन जो है, यूनियन स्टेट के रिलेशन जो है वो क्या होने चाहिए? आपस में कोऑपरेटिव होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब सेंटर और स्टेट आपस में कोऑपरेट करके चलते हैं, दैट इज नोन टू बी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर सेंटर और स्टेट एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो दैट इज नोन टू बी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। जैसा कि आज की डेट में आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल सकता है। वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिलकर बिल्कुल काम नहीं करते, तो वहां पर आपको कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है। इससे अल्टीमेटली जो स्टेट के लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हमारे पास स्टेट के लोगों को फायदा तभी होगा जब सेंटर और स्टेट मिलकर काम करें। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सेंटर की गलती है, स्टेट की गलती है, लेकिन दोनों को मिलकर काम करना जरूरी है। तो सरकारिया कमीशन जो है वो हमारे पास जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उनको कैसे स्टेबलाइज रखा जाए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और बेसिकली आपको याद रखना होगा, जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया यहाँ पर चेयरमैन थे, एक ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज थे। ठीक है, और इनकी ही रिकमेंडेशंस पर गवर्नर की अपॉइंटमेंट के टाइम पर कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, आर्टिकल जिसके थ्रू हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट एड डिसाइड करती है टू द स्टेट। अब ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारे पास सी। आर्टिकल 275 के तहत हमारे पास ग्रांट इन एड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत सा पैसा कलेक्ट करती है पैन इंडिया लेवल पर, उसके बाद स्टेट्स का हिस्सा उन्हें दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 275 इज रिलेटेड टू द ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट टू द सर्टेन स्टेट्स एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, और फंड एलोकेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भारत में कितने ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो आगे चलकर प्रेसिडेंट बने? जैसे हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपको पता हो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आगे चलकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे पास देश के पहले देश के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट बने। तो ऐसे कितने लोग हैं? तो करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि 6 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है जो आगे चलकर प्रेसिडेंट बने। इनके नाम ये रहे आपके सामने। तो जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकट रमन, एस डी शर्मा और के आर नारायण। So these are the 6 vice president later became the president of India. Next, which one of the following article deal with the tenure of the president? इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट के टेन्योर को लेकर बात करता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रेसिडेंट का कार्यकाल हमें पता है 5 साल का होता है, लेकिन कौन सा आर्टिकल उसको लेकर बात करता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 56। देखिए, आर्टिकल नंबर 56, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड देयर ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंटर्स ऑन द ऑफिस। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रेसिडेंट कब तक अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं? सो फ्रॉम द डेट ही एंटर द ऑफिस। और अगर प्रेसिडेंट अपनी चेयर छोड़ते हैं या किसी वजह से भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में हमारे पास पोजीशन जो है वेकेट हो जाती है, तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन कराना जरूरी है। आपको ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी भी वजह से प्रेसिडेंट की पोजीशन जो है वेकेट हो जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है ऑफिस में, इनके डेथ हो गई है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है या उनका टेन्योर खत्म हो गया, तो विद इन 6 मंथ जो है वो इलेक्शन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? अब देखो, आर्टिकल 40 ऑफ द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पंचायती राज के बारे में बात करता था। पंचायती राज लेटर स्टेज पे भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, तो पूछा जा रहा है कब?
सो दैट इज अंडर द सेकेंड 5 ईयर प्लान। याद रखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हियर। सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत भारत में पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको इनोग्रेट किया खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑन 2 अक्टूबर 1959। कहां पर? इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो भारत में सबसे पहले जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में हमारे पास पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके कुछ टाइम बाद ही हमारे पास आंध्र प्रदेश में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो पहली स्टेट राजस्थान, दूसरी स्टेट आंध्र प्रदेश, जिसने पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ओके, एंड आर्टिकल याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब मैं बात करता हूं, तो आर्टिकल नंबर 40 जो है डीपीएसपी के अंदर, वो हमारे पास बात करता है कि भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम जो है वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुरिसडिक्शन ऑफ लक्षद्वीप कानून सेंटर। अब देखो मैंने आपको बताया कि भारत में कितनी हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। लेकिन जब आप देखते हो नंबर ऑफ स्टेट्स, तो भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसका मतलब कई सारी स्टेट्स और कई सारी यूनियन टेरिटरीज आपस में हाई कोर्ट्स को शेयर करेंगी। तो इसी के चलते यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है कि लक्षद्वीप की जुरिसडिक्शन किसके अंडर आती है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो लक्षद्वीप आपको बेहद करीब दिखेगा केरला के, ठीक है। इसीलिए करेक्ट आंसर मेरे पास बनेगा केरला हाई कोर्ट। सो केरला हाई कोर्ट एस्टैब्लिश जो थी वो 1956 में हुई थी, ठीक है। और केरला और लक्षद्वीप दोनों के लिए हमारे पास ये हाई कोर्ट का काम करती है। जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है, पंजाब हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ के लिए भी हाई कोर्ट का काम करती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। कि डीपीएसपी एक उस चेक की तरह है जो बैंक की इच्छा के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। किसने ये कहा था? सो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर केटी शाह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो करेक्ट आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर केटी शाह। इनकी ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी कि डीपीएसपी जो है दे आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं हमारे कई फ्री और पेड इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, आप इनके साथ जुड़े रह सकते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।